हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 9 के गणित की इस पहली क्लास में, बिल्कुल क्लास नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, 8वीं से जस्ट पास करके आप 9वीं में आए होंगे। मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सेक्शन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 8 से ये बिल्कुल अलग होगा, इसमें कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, क्लास 5 के बाद जब 6 में आप गए होगे, क्लास 5 तक आप केवल अंक गणित पढ़ते हो, ठीक है। अंक गणित, जोड़ घटाना, गुणा भाग, महत्तम लघुत्तम, इस तरह की चीजें आती हैं वहां पे। जैसे ही आप छठी में जाते हो, आप देखते हो कि मैथमेटिक्स में दो अलग से पार्ट जुड़ गए, एक बीजगणित और एक रेखागणित। बीजगणित क्या होती थी, जिसमें हम एक्स वाई जेड में कैलकुलेशंस करते थे, और रेखागणित क्या होती थी, जिसमें हम रेखाओं के बारे में, वृत्त के बारे में, चतुर्भुज, वर्ग, इन सब के बारे में बेसिक हम छठवीं में पढ़ते थे। फिर कुछ अलग थोड़ा सा और इंप्रूव किया, हम 7वीं में गए, फिर 8वीं में गए, इस तरह की चीजें हमारे पास आती थी, ठीक है। आपको पता है ये कि छठवीं में मैं मतलब 100% श्योर हूं कि जब छठवीं में बच्चा आता है ना, तो बीजगणित में उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता है यार, ये एक्स वाई जेड में क्या चल रहा है, एक्स को कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, कैसे गुणा कर रहे हैं वाई के साथ या जेड के साथ, या कैसे तमाम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब अलग चीजें आई थी एक अलग लेवल पे। ऐसे ही जब हम 8वीं, देखो छठी के बाद फिर 7वीं में इतनी दिक्कत नहीं है, 8वीं में भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में गए, 9th क्लास में अब आओगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले चीजों को डीपली समझ लो कि मैथमेटिक्स में एक्चुअली पूरा का पूरा है क्या, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, फिर इस सेशन को हम धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है, कक्षा 9 गणित। और अगर हम बात करें विषय सूची की, क्या क्या हमको पढ़ना है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। संख्या पद्धति में देखो क्या आएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें नई होंगी जो आपने 8वीं तक नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि इसमें आपको अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं, है ना। जैसे कि ए की पावर m की पावर n है तो क्या होगा, है ना, ए की पावर m गुणे की पावर n है तो क्या होगा, ये संक्रियाएं। और वास्तविक संख्याओं के लिए यही जो मैंने बताया, घातांकों के नियम वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, संख्या पद्धति में। दूसरा जो चैप्टर हमारा है वो है बहुपद का, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में कहते हैं। बहुपद में क्या है, एक चर राशि वाला बहुपद है, बहुपद के गुणांक हैं, उनके गुणनखंड हैं, ये सारी चीजें, या सर्वसमीकाएं हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी किसमें, बहुपद में। चैप्टर शुरू होगा तो जो मैं नाम ले रहा हूं वो आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आप देख लो कि क्या क्या है। ये निर्देशांक ज्यामिति, ये बिल्कुल ही नया चैप्टर आया है, निर्देशांक ज्यामिति। ये 8वीं में आई होप नहीं होगा, मैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में निर्देशांक ज्यामिति नहीं होगी, बिल्कुल नया है। इसमें आपको कार्तीय तल और कार्तीय तल में किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, उन चीजों के बारे में स्टडी आपको डिटेल में कराया जाएगा। इसके बाद चौथे चैप्टर पे आते हैं। चौथा क्या है, चौथा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब जो बहुपद अगर पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद ये रैखिक समीकरण की बारी आती है। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का जो हल होगा, रैखिक समीकरण मैं बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली, बट उनका जो हल वगैरह होगा, उनसे संबंधित जो सवाल होंगे वो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। और इसके बाद 5वां जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि यहां से शुरू हो जाएगी ज्यामिति, कहीं ना कहीं रेखागणित, है ना। यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उनका जो उनकी परिभाषाएं हैं, जो उन्होंने जो बताया है, उससे संबंधित चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। उनका परिचय, ज्यामिति का परिचय देंगे वहां पे। और जैसे ही ज्यामिति शुरू होगी, फिर छठे चैप्टर में आओगे, रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ोगे कि ये क्या होता है। फिर 7वें चैप्टर में आओगे, त्रिभुज के बारे में पूरा स्टडी करोगे, त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। फिर चतुर्भुज की स्टडी करोगे 8वें चैप्टर में, इसमें भी परिमाप, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न। फिर 9वीं में जाओगे, वृत्त पढ़ोगे। 10वें चैप्टर में जाओगे, हीरो का सूत्र पढ़ोगे। हीरो का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बेस्ट फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें तो मतलब ये s माइनस ए, s माइनस बी, ऐसे करके बहुत इजी फॉर्मूला बताया हीरो ने, और हीरो एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो वो उसके थ्रू आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप इजीली वहां पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका 11वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे आ जाओगे। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो है ना, तुमने नाम सुना होगा, शंकु होता है, जैसे एक अलग आकृति होती है, गोला होता है, लंब वृत्तीय बेलन होता है, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन होता है, यानी कि गोला, बेलन और शंकु, इन सब चीजों का स्टडी, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की स्टडी किसमें करेंगे, चैप्टर नंबर 11 में। और चैप्टर नंबर जो 12 होगा, ये सांख्यिकी का होगा, चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी, जिसमें बहुत सारे आंकड़े दिए होंगे और उन आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करेंगे, उनसे संबंधित सवालों को भी हल करेंगे। सांख्यिकी ये बिल्कुल आपका लास्ट चैप्टर होगा। ये 12 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपका मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये कक्षा 9 गणित की पूरी एक ब्रीफ आइडिया था कि इसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो शुरुआत कर लेते हैं वो संख्या पद्धति की शुरुआत कर लेते हैं। संख्या पद्धति की नंबर
सिस्टम की बिल्कुल पहला चैप्टर। देखते हैं कि क्या है इसमें और हम लोगों को क्या पढ़ना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के देखिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए था, इधर का स्पेस वो कवर कर लेता है ना कैमरा। तो अब फिलहाल आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मोबाइल पे बिल्कुल स्क्रीन पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, लेटेस्ट, ठीक है। एक एक चीज़ बेसिक से बड़े अच्छे से प्यार से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है। अब देखो 8वीं में कुछ चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें संख्या रेखा की, तो संख्या रेखा आप 8वीं में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था भाई, एक सिंपल सी रेखा होती थी, रेखा, ठीक है। कभी कोई सोच रहा हो रेखा किसी लड़की का नाम है, नहीं भैया लड़की का नाम नहीं है, सीधी रेखा, ठीक है। ये आगे भी कहीं भी जा सकती है, पीछे भी कहीं भी जा सकती है। इसके बिल्कुल बीच में हम मानते थे जीरो, जीरो से जो राइट साइड में होता था इसको धनात्मक मानते थे, जीरो से बाएं साइड में ऋणात्मक मानते थे। ये 1 लिखते थे, 2, 3 और ऐसे अनंत तक चली जाती थी। पीछे -1, -2, -3 ऐसे पीछे अनंत तक चली जाती थी। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया, देखो जीरो, जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर, जीरो के पीछे सारे नेगेटिव नंबर्स, ये क्या है? संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो ये कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि जीरो से, ये जो संख्या रेखा पे जीरो है, जीरो से ये यहाँ से ये लड़की चलना प्रारंभ कर रही है आगे की तरफ, और कह रहा है कि जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं 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 और संख्याएं दिखाई पड़ती हैं। मैंने बताया था 1 से शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते चले जाओ, कहाँ तक चले जाओगे? अनंत तक। तो अनंत तक अगर आप चले जाते हो तो 1 से लेके और जो अनंत तक की संख्याएं मिलती हैं, ये 8वीं में आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जरा सा आगे चलिए, देखते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, जरा देखो, ये NCERT से उठाया मैंने NCERT से उठाया है। NCERT यूपी में भी, MP में, बिहार में, हर एक बोर्ड में NCERT ही आजकल चल रहा है। CBSE बोर्ड में तो चलता ही है। और देखो NCERT के अलावा बहुत, ये तो NCERT किताब जो फ्री वाली किताब सबको नेट पे भी उपलब्ध है हर जगह, बिल्कुल प्योर NCERT है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा साइड बुक बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से कौन सी आती है, एस चंद की आती है, अरिहंत की आजकल बहुत सारी छपने लगी, बहुत सारी किताबें लोग पढ़ते हैं, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पर NCERT को नहीं छोड़ना, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। किसी भी बोर्ड से आपको मैटर नहीं करता है। जरा देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। कह रहा है अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें। अब क्या है कि ये देखो, ये थैला दिख रहा है तुम्हें, इसमें 1 है नंबर, 1 है, इसी में कहीं 2, 3, ये 9, ऐसे करते करते ढेर सारे नंबर, और इसको n से दिखाया गया है क्योंकि यही क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है, और कह रहा है अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती हैं। आपको याद रखना होगा कि इस संग्रह को n से, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। अब देखो कितने मजे की बात है, इसी थैले में जब इस पे ये जो लड़की है ये चलना शुरू करती है ना, संख्या रेखा पे 0 से आगे जाती है, तो 1 से लेके अनंत तक जाती है, तो उसको नेचुरल नंबर मिलता है। अभी 0 को उसने अपने थैले में नहीं भरा था, जैसे ही 0 को उसने अपने थैले में भर लिया, अब जो नंबर मिला उन नंबर्स को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में होल नंबर्स, और होल की स्पेलिंग W से शुरू हो रही है, इसलिए इसको किससे दिखाया गया है? W से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? W से दिखाया गया है। एक बार जरा सा इसको इरेज करता हूं, ये देखो अब दिखा, आपको दिखा किससे दिखाया गया है? किससे दिखाया गया है? W से दिखाया गया है। एक सेकेंड, पेन कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो किससे दिखाया गया है? W से दिखाया गया। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो 0 से लेके और फिर 1, 2, 3 और अनंत तक, ये 0 के साथ जो नंबर्स आ गए, इन सभी नंबर्स को पूर्ण संख्याएं, फिर होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अभी क्या है कि संख्या रेखा पर 0 के आगे
की संख्याएं इसने कवर की हैं, बट इस लड़की ने 0 से पीछे अभी संख्याओं को अपने थैले में नहीं भरा है। सपोज करो अगर उनको भी भर ले तो क्या होगा, अगर उन संख्याओं को भी भर ले तो उसको पूर्णांक या फिर इंटीजर, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स, उन्हीं को इंटीजर्स कहा जाता है। देखो कह भी रहा है, अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देंगे। जब पीछे की तरफ जाओगे आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। देखो इसने भर लिया, ये निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो भी है इसमें, सारा मिला के इसको क्या मिला है, जेड मिला है, जेड मिला है। और इसको जेड से प्रकट किया गया है, इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। कंफ्यूज मत होना, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटीजर। पूर्ण संख्या होल नंबर W और वो अलग है, और ये पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स का पहला वर्ड आई जरूर है, बट इसको दिखा जेड से रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं जरा सा यहाँ पे देख लो, ये चंगू बता रहा है कि क्यों दिखा रहे हैं। कह रहा है जेड जर्मन शब्द है जो कि जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। और जहल जो है जिसका अर्थ है संख्या, और जहल जो जर्मन का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, संख्या। और सभी संख्याओं को हमने इसमें भर दिया है, माइनस वाला भी है, जीरो भी है और प्लस वाला भी है। तो ये इंटीजर्स मिल गए, पूर्णांक मिल गए और सभी संख्याएं हैं। इसलिए इस थैले को अब नाम क्या दे दिया गया है, जेड दे दिया गया है, जो कि जर्मन वर्ड से उठाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो एक बार यहाँ से फटाफट से मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें एक बात रिवाइज करा देता हूँ। जरा देखो, रिवीजन करा देता हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है। कंफ्यूज मत होना, 9th में आए हो, बिल्कुल आराम से पढ़ो, तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। एक क्या होती थी, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या होता था भाई, नेचुरल नंबर में 1 से लेके 2, 3 और ये संख्याएं नेचुरल नंबर। एक होता था होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। इसमें क्या होता था भाई, जीरो को ऐड कर लिया, 0, 1, 2, 3। अब ये जो नंबर्स का पूरा संग्रह है ये होल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हमने जेड पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, इंटीजर पढ़ा। इंटीजर क्या होता है, इसमें कुछ निगेटिव नंबर्स होते हैं। निगेटिव नंबर्स यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देख लो, -1, -2, -3, 0 और 1, 2, 3, ये आगे डॉट डॉट डॉट, पीछे डॉट डॉट डॉट, सबको मिला दिया तो क्या मिल गया, जेड मिल गया। ये इतना तो तुमने पढ़ा ही होगा, एक तरह से रिवीजन चल रहा है। नहीं भी पढ़ा होगा तो बेसिकली मैं एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। देखो पूछ रहा है कि क्या संख्या रेखा पर ये जो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 के बाद भी कुछ है। बिल्कुल है भाई, 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं 1/2 होगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं 1.5 होगा, 3/2 होगा, है ना। तो ये भी तो नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, याद करो, इन्हीं को परिमेय संख्याएं कहा जाता था, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता था। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये पढ़ाया गया, फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा तो जरा देख लो, किताब में भी यही दिया हुआ है, जरा एक बार देख लेते हैं। कह रहा है क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। बिल्कुल हाँ। आगे चलते हैं। कह रहा है ये संख्याएं जैसे 1/2, 3/4 या ये एक बड़ा नंबर माइनस के साथ है जैसी संख्याएं भी हैं। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल लेते हैं तब यह परिमेय संख्याओं का संग्रह यानी कि रेशनल नंबर्स का संग्रह हो जाता है। जरा सा अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं रेशनल नंबर्स कौन होते हैं। देखो इसके पास इस वाले थैले में क्या है, इसमें 0, 1, 2, 3 फिर बटे वाली भी सारी संख्याएं हैं। इन सबको इसने थैले में भर लिया तो इसको रेशनल नंबर मिल गया। इसको क्यू से दिखाया गया। किससे दिखाया गया, क्यू से दिखाया गया है। अभी बताऊंगा क्यों। देखो तो ये परिमेय संख्याओं का संग्रह, इसे क्यू से प्रकट किया जाता है। कहता अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई थी। परिमेय को रेशनल इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि रेशियो अनुपात से बना हुआ है। और इसको अक्षर क्यू जो है वो क्यूसेंट एक शब्द है अंग्रेजी का, उससे ये क्यू का पहला वर्ड लिया गया है और इसी से क्यू को हम लोग परिमेय संख्या को दिखा रहे हैं। क्यू क्या है, p/q है, जहां पे क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये परिमेय संख्या की परिभाषा जो मैंने तुम्हें समझाई है वही यहाँ पे दी है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर हम बल क्यों देते हैं कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर किसी भी संख्या 4 है, 4 के बटे 0 ये अपरिभाषित हो जाता है, गणित में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए q 0 कभी भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि गुरुजी ये समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को
p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। मतलब देखो एक बात ये कह रहा है कि चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, चाहे वो आपके इंटीजर्स हो, इसमें से किसी को भी उठा लो ना तो उसको तुम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3, मैं अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं, मैं बट्टे 1 लिख दूं तो ये हो गया p और ये हो गया q, ये p बाई क्यू के रूप में लिखा गया। यानी कि कोई पूछे कि क्या प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखना मजेदार बात बता रहा हूं, बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम। कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या, तुमने एक नंबर बोला 49, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटे 1 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हो गया p, ये हो गया q। तो अगर कभी पूछे तो क्या हो सकती हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ हो सकती हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत में ही प्राकृतिक संख्याएं, चाहे पूर्ण संख्याएं चाहे पूर्णांक भी आते हैं। देखो ना, अगर होल नंबर की बात करें, 0 के अलावा और जितने नंबर हैं कोई भी नंबर ले लो, जैसे 6 ले लिया बटे 1 लिख दिया, ये भी p बाई क्यू हो गया। जेड में तो कुछ भी आ जाता है, जैसे -5 ले लिया, इसके बटे 1 लिख दिया तो -5p हो गया और 1 q हो गया, ये भी p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक हो गई आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी p बाई क्यू, कोई पूछे कि परिमेय होती हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जरा इसको मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद की कहानी आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, जरा सा देखा जाए कि और आगे क्या मैटर बन रहा है, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ तक तो कहानी बन गई थी, ये सब मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p बाई क्यू के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। यहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2, अगर इसको मैं 2/4 लिख दूं तो ये दोनों बराबर हैं, और अगर इसी को मैं 10/20 लिख दूं तो ये दोनों बराबर हैं, अगर इसी को मैं 25/50 लिख दूं तो ये दोनों बराबर इन द सेंस p अलग हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, q अलग हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, 50। लेकिन जो इसका अगर सरलीकरण करो तो 2 एक करने 2 दूनी 4, ये भी 1/2 है, 10 से करने 10 दूना 20, ये भी 1/2 है, 25 से करने 25 दूना 50, ये भी 1/2 है। यानी कि ये चारों 1/2 1/2 1/2 ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1/2, 2/4, 10/20 या 25/50 में नंबर्स जरूर बदल रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इसका मतलब भी है आधा, 50 लोग हैं, इसमें से 25, 20 में से आधा 10, 4 में से आधा 2, सब आधा ही 1/2 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही नंबर्स बड़े छोटे हो रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि वो यही बता रहा है कि ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके नंबर्स p बदलते जाते हैं, q बदलते जाते हैं, लेकिन जब उनका अनुपात निकाला जाता है तो वो एक जैसा आता है। ऐसी ही परिमेय संख्याओं को यहाँ पे देखना तुल्य परिमेय संख्याएं या फिर भिन्न संख्याएं कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या, या फिर कह सकते हो कि तुल्य परिमेय संख्या या फिर तुल्य भिन्न, ये कहलाते हैं। अगर देखो तुल्य परिमेय संख्या तुम्हें निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जरा यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे एक बार देखना, अगर तुम्हें तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, जैसे मान लो सपोज करो मैंने एक नंबर दिया 3/4 और मैंने कहा 3/4 के तुल्य परिमेय संख्या निकालो, तो तुम लोग क्या करना, 3/4 है ना, किसी एक नंबर से, तुम्हारा मन अपने मन से किसी भी एक नंबर से जिससे गुणा कर लो, ऊपर भी उसी से करना, नीचे भी। कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने 3 से ऊपर भी गुणा कर दिया और 3 से नीचे भी गुणा कर दिया, तो ये 3 त्रिक का 9/4 का कितना आ गया, 12। एक्चुअली में ये जो 3/4 है और ये जो 9/12 है, ये तुल्य परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/4 अगर इसको काटो, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, ये भी कितना है, 3/4 है। तो नंबर्स p के और q के चेंज जरूर हुए हैं, लेकिन इनका अनुपात देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसा है, 3/4। तो इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और तुल्य परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करना है, मैंने तुम्हें बता दिया है। एक नंबर जैसे मान लो 5/9 लिखा है, मैंने कहा इसके तुल्य परिमेय संख्या निकालो, तो तुम क्या करोगे, 5/9 में अपने मर्जी से चाहो तो तुम
2 से गुणा कर दो, ऊपर भी करना नीचे भी करना, या 5/9 में तुम्हारा मन है तुम 3 से गुणा कर दो, ऊपर भी करना नीचे भी करना। ये 5 दूना 10/9 दूनी 18 आ गया, और ये 5 तिक्का 15/9 तिक्का कितना आ गया 27। तो 5/9 10/18 और 15/27 ये क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अगर इसको भी डिवाइड कर दोगे 2 × 10 2 18 5/9 है, 3 × 15 3 27 ये भी क्या 5/9 है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि और क्या है, और क्या है। ओके, तो इसमें देखो और हमें क्या बता रहा है, कह रहा है रेखा पर निरूपित करते हैं। ओके, ओके कोई बात नहीं। देखो ये जो तुल्य परिमेय संख्या मैंने बताया ना, ये इसमें तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में ही यहाँ पे बताया, वही कहानी जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कह रहा है कि अगर किसी नंबर के तुल्य परिमेय संख्याओं की संख्या पूछी जाए तो कहोगे अपरिमित, अपरिमित, अनंत, कोई गिनती नहीं है, हजारों तुल्य परिमेय संख्याएं, 1/2 के हजारों तुल्य परिमेय संख्याएं यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते, कुछ एग्जाम्पल्स इसने सॉल्व कराए हैं, जरा देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, क्या है उसमें। इसको रफ कर देता हूं एक बार, ओके, ताकि वर्क स्पेस हमें मिल जाए अच्छा खासा। चलो चलते हैं, देखते हैं तुल्य परिमेय, सॉरी एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जरा देखिएगा, इन एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं इसमें, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्यों ये गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है? पूर्ण संख्या क्या होती है बताना जरा। 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है 0 के साथ, और प्राकृतिक क्या होती है 1 2 3 ये होती है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो, 1 2 3 इसके आगे की चीजें तो कॉमन है भाई, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? कोई पूछे 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है तो तुम कहोगे नहीं है। कोई पूछे 0 एक प्राकृतिक संख्या है तो तुम कहोगे प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक कैसी संख्या है तो तुम कहोगे पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसलिए कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 प्राकृतिक नहीं केवल पूर्ण संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये कह रहा है। तो पूर्णांक में क्या आता है जरा बताना। प्रत्येक पूर्णांक, भाई पूर्ण संख्या नहीं कह रहा, पूर्णांक। पूर्णांक माने इंटीजर, -1 -2 -3 1 2 3 ये सभी इंक्लूडिंग 0। तो कह रहा है कि क्या सभी के सभी परिमेय संख्या है ना भैया। -1 के बटे 1 लिख दो, -2 के बटे, सबके बटे 1 लगाते चले जाओ, बटे 1 बटे 1 बटे 1, तो वो p/q में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए जो दूसरी वाली बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखी गई है। तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कह रहा क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? तो एक बात बताओ, पूर्णांक की बात कर रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक माने इंटीजर। इंटीजर माने क्या? इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और साथ में परिमेय संख्या वगैरह भी आ जाती है। सबको मिला के इंटीजर पूर्णांक z होता है। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर के अंदर परिमेय संख्या होती है मानता हूं, लेकिन क्या वो, देखो जैसे कि मान लो 1/2 है, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्या ये ऋणात्मक संख्या है? नहीं है। ये सब मिला के ना z बनता है। तो कह रहा है कि क्या परिमेय संख्या z है? बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्या वो z नहीं है। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। लेकिन इसका उल्टा अगर बोले कि क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है,
तो वो सही हो जाता, क्योंकि पूर्णांक जो भी होगा, ठीक है, देखो इसके ऊपर ही था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, अभी समझाया था, वो है क्योंकि उसके बटे 1 लगा दोगे वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कहां पे पहुंच गए हम लोग, तो ये एग्जाम्पल मैंने पूरा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा मैंने हल करा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 8वीं में तो तुम्हें सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया होगा तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, आज सीख लेते हैं। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, इसके बीच की परिमेय संख्या, मतलब कि अगर नंबर सिस्टम पे जाएं, ये 0, ये 1 और ये 2, इसके बीच में यहाँ कहीं इन दोनों के आधे आध में जो होगा वो आ जाएगा। और आधे आध कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 1 धन 2/2 यानी कि 3/2। तो एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की मिल गई 3/2, समझ गए। और साथ में ये भी समझ लो कि अगर एक कोई संख्या है r, एक कोई संख्या है s, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो r + s/2 कर देना। वही यहाँ पे सिखाया भी गया है, 8वीं में भी सिखाया गया होगा, r + s/2 परिमेय संख्या निकल जाती है। तो सिंपली अगर हमें 1 और 2 के बीच की एक तो परिमेय संख्या मैंने निकाल दी 3/2, यानी कि ये रहा 1, ये रहा 2, इसके बीच में ये रहा 3/2। और 1 और 2 के बीच और अभी संख्याएं अगर निकालनी है तो एक काम करो ना, इसके और इसके बीच की निकाल लो। कैसे निकलेगी, इसको जोड़ दो, 1 धन 3/2 और 2 से भाग दे दो, तो 2 × 2 और 3 2, ये 5/2 और बटे में 2 है, यानी कि इसी के नीचे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 दूना 4। तो एक संख्या और निकल के आ गई 5/4। और चाहो तो इन दोनों के बीच की एक संख्या निकाल लो। कैसे निकलेगी, 2 + 3/2 कर दो, 2 दूना 4 3, ये जोड़ोगे तो 7/2 आ गया। 7/2 का आधा करोगे तो इसमें आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। लो एक संख्या और निकल गई, ठीक है। और चाहो तो देखो ये यहाँ पे आ गया 7/4 और इन दोनों के बीच में आ गया था 5/4, समझ रहे हो, 5/4। और अगर और भी निकालनी, अभी तो 1 2 3 संख्याएं निकली, 5 निकालनी थी, तो एक काम करो, इसके और इसके बीच की निकाल दो। तो 1 धन 5/4 करना, तो 4 × 4 5, कितना हो गया 9/4, और इसका आधा कर दो तो /2, 9/4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। एक आ गई 9/8, ठीक है, 9/8 आ गई। ठीक है, ऐसे ही चाहो तो इसके और इसके बीच में कोई संख्या निकाल लो। कैसे निकलेगा, 2 धन 7/4 कर दो, तो 4 दूनी 8 7, ये 15/4 आया, और इसका भी कर दो आधा, तो 15/8 हो जाएगा। ठीक है, 15/8। ये अलग अलग नंबर्स, ये यहाँ पे देखो 7/4 आया है, 5/4 आया है, ये किसी और दो संख्या कोई, जैसे मैंने इसके और इसके बीच का निकाला, हो सकता है इसने इसके और इसके बीच का निकाल दिया हो। एक परिमेय संख्या 4 × 4 और 7 4 11/4 और इसका आधा 11/8, देखो आ गया ना। तो वो डिपेंड करता है कौन सी संख्या तुमने चुनी है। तो उम्मीद करता हूं अब दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना आपको आ गया होगा। ठीक है, मुझे तो आसान ही लगा, 2 को जोड़ के आधा कर देना है। और मैंने आपको लॉजिक क्या बताया कि भाई अगर एक से ज़्यादा का निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप कोई भी दो संख्याओं को चुनते जाना, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि एक बार और समझ लो, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है तो एक बार और समझ लो, मुश्किल क्या है इसमें। देखो जैसे ये है, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, इसके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। एक तो इसका आधा निकाला तुमने, 3/2 कर दिया। ठीक है, फिर इसका और इसका आधा निकाला तो 5/4 आया, इसका और इसका आधा निकाला तो कितना आया, 7/4 आया। अब चाहो तो इसका और इसका आधा निकाल के यहाँ लिख दो और इसका और इसका आधा निकाल के यहाँ लिख दो। कैसे निकलता है भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो 4 दूनी 8 7, ये 15/4 और आधा करना पड़ता है 2, तो 15 कितना आ गया 8, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ गई 15/8। और इसका निकालो तो इन दोनों को जोड़ो, 4 × 4 5 5 4 9/4 और इसका आधा कर दो तो 9/8, यहाँ पे आ गया 9/8। लो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गई, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 6 पे, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें चलिए, तो इसमें क्या है, देखो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हमारे पास ना और भी ट्रिक्स हैं।
और भी ट्रिक्स हैं, कुछ जुगाड़ भी है जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पे अगर देखा जाए 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की उसने 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी। तो 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, तो एक काम करो कि देखो 1 कैसे मिलेगा, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं चाहिए ना, तो 1 आगे बढ़ लो 6। इस 1 को क्या तुम 6/6 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और इस 2 को क्या तुम 12/6 लिख सकते हो? 12/6। तुम कहोगे जी गुरु जी, क्योंकि 6 करने 6, 6 दूनी 12, और ये तो 1 है ही। अगर इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं तुम्हें लिखनी है तो हर को सेम रहने दो और ये अंश में एक एक बढ़ते जाओ, जैसे कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब 7/6 ऐसे ही रह जाएगा, इसको काट दोगे, 2 चौके 8, 2 तिक्का 6, 4/3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 3/2, 2 पच्चे 10, 2 तिक्का 6, 5/3 और 11/6। ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 परिमेय संख्याएं हैं। किसके किसके बीच की? 1 और 2 के बीच की। ये निकालने का एक अलग शॉर्ट ट्रिक था। इस मेथड से भी आराम से आप 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूं क्या करना है। जैसे 5 परिमेय संख्या पूछा है तो 1 आगे बढ़ जाओ, 6 ले लो, एक नंबर जैसे 5 से, क्योंकि 5 तो बीच में चाहिए ही, तो 5 तभी मिलेगा जब 1 आगे बढ़ के तुम सोचोगे, 6 के बारे में सोचोगे। तो तुमने क्या किया, तुमने इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया। मतलब 6/6 इसको लिख सकते थे और 6 दूनी 12/6 इसको लिख सकते थे। इसके बीच में जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए तो बटे में 6 रहने दो, क्योंकि संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसके बीच में तुम आगे बढ़ जाओ, 7 8 9 10 11, और इनके बीच में अगर कोई नंबर सरलीकरण में कट रहा है तो काट के उसको छोटा कर दो, तो इन 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। इस पूरे में वही समझाया गया है, मैंने तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एक और, चलो सपोज करो मैं ऐसा करता हूं देखो 1 और 2 के बीच की मैं 3 परिमेय संख्या पूछता हूं। 3 परिमेय संख्या पूछ रहा हूं, तो इससे एक आगे सोचो, 4 को लो। 4 को लोगे तो यहाँ पे 4/4 लिख सकते हो और यहाँ पे 8/4 लिख सकते हो, 4 दूनी 8, क्योंकि ये कटेगा 1 हो जाएगा, 4 करने 4 दूनी 8। ये एक्चुअली में क्या 1 और 2 ही तो लिखे हैं। अब तुम्हें इनके बीच की परिमेय संख्या चाहिए तो तुम एक काम करना, 5/4, 5 6 और 7, और इनके बटे 4 कर देना। 1 2 3 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकल गई। ज्यादा से ज्यादा इसको काट दोगे तो 2 तिक्का 6, 2 दूना 4, 5/4, 3/2 और 7/4 मिल गई। इस तरह से तुम निकाल सकते हो, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का तुम निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर देखिए कोई कंफ्यूजन है, कोई शिकायत है, तो एक बार मुझसे बात करिए, एक बार बताइए मैटर, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कई बार देखो ऐसा मत सोचना कभी कि अब जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले, बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन सेंटर्स ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी छाए हुए हैं। लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार गूगल भी फेल हो जाता है भाई। गूगल इतनी बड़ी संस्था है, गूगल के भी बहुत सारे ऐप्स अगर आप सर्च करोगे ना, बहुत सारे ऐप्स गूगल ने निकाले थे अपने, जो कि मार्केट में आने के बाद नहीं चले, फेल हो गए। गूगल भी फेल होता है। तो बड़े बड़े लोग जब बड़े बन जाते हैं ना, तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो आपको लगता है कि यार ये कैसे कर रहा है, वो आदमी समझ नहीं पाता, संभाल नहीं पाता है, और कई बार छोटी छोटी गलतियां। तो आप जरूरी नहीं कि आप ऐसी कोचिंग सेंटर्स पे, ऐसे ऑनलाइन सेंटर्स पे, ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां से अच्छी चीजें मिल रही हैं वहां से सीखना शुरू करो। छोटे या बड़े का कंपैरिजन करना छोड़ो, नहीं तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो जरा सा समझना इस बात को समझना। तो यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर होंगे, जैसे देखो, चलो तो देखो अभी क्या है ना, जैसे मैंने परिमेय संख्या इस मेथड से निकालना तो तुम्हें सिखा दिया आसान वाले से। कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक मतलब थोड़ा डीप में नहीं, मैं थोड़ा डीप में जाना चाहता हूं इसको लेके। जैसे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, 4 3 7/2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, फिर जो आएगा नंबर यहाँ पे, इसको और इसको जोड़ के आधा, इसको और इसको, ऐसे करके आप निकालते जाओगे और निकालते निकालते थक जाओगे, आपको परिमेय संख्याएं खत्म नहीं होंगी। इसीलिए ये लाइन बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और रही बात, ये तो तुम इस मेथड से तो तुम आसानी से परिमेय संख्या निकाल लोगे। इस वाले मेथड से जरा मैं निकाल के तुम्हें दिखाता हूं
देखो कितना मजेदार है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा लेकिन लगा के देखते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या वो पूछा है, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, मान लो 5 परिमेय संख्या लिखने को बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या लिखिए किसके बीच की, 3 और 4 के बीच की। तो 5 पूछ रहा है ना, तो तुम 6 एक आगे बढ़ो, 6 के बारे में सोचो, यानी कि 6 से किस नंबर में भाग दे कि 3 आ जाएगा, पहले तो वो सोचो। तो यानी कि 18 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो 6 त्रिका 18, 6 करने 6 त्रिका 18, एक्चुअल में 3 लिखूं या 18/6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ही बटे 6 रहने दो, बटे 6, और 24 में अगर 6 से भाग दे दो तो 6 करने 6 चौके 24, 4 मिल जाएगा। यानी कि ये नंबर्स जरूर लिखे हैं, एक्चुअल में ये 3 और 4 ही लिखे हैं। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिखनी है ना 5, तो 1 2 3 4 और 5, बटे में 6 रहेगा। और 18 से 24 तक आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे लिख दो 19, यहाँ पे लिख दो 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23 और 24 तो था ही। ये 5 परिमेय संख्या आसानी से तुम्हें इस वाले इजी मेथड से मैंने निकाल के दिखा दी। इस तरह से निकालने का जुगाड़ होता है, इस तरह से तुम संख्याओं को निकाल सकते हो। करना क्या है, 18 पाने के लिए 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, तो 6 में किस संख्या में 6 से भाग देंगे 3 हो जाए, तो सबको पता है 18, और किस संख्या में 6 से भाग देंगे 24, 4 हो जाए तो 24, और इनके बीच में आपको क्या करना है, बटे 6 में रहना है, एक एक बढ़ जाना अंश में, 19 20 21 22 23 24, कोई संख्या अगर कट रही है तो काट के छोटा कर दोगे, 5 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएंगी। तो ये वाली लाइन बिल्कुल याद रखना कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे में ये कह रहा है कि जरा एक बात सोचो कि एक संख्या रेखा पर क्या 0 मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं, क्या केवल यही होता है संख्या रेखा पर? नहीं, संख्या रेखा पर इसके अलावा और बहुत कुछ होता है, लेकिन कह रहा है कि वो सब हम अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे, अगले अनुच्छेद में वो सब दिया जाएगा। तो जरा हम लोग भी आगे चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 7 पर, और देखो स्लाइड नंबर 7 पे जाते ही प्रश्नावली 1.1 आ गया, मतलब कि कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके आंसर मैं चाहता हूं आप हल करके निकालो। अगर मैंने ठीक से पढ़ाया है और अगर तुम्हें समझ में आया है तो इन सभी का जवाब तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। अब तुम चाहो तो कोई भी साइड बुक जो कि एस चंद की या फिर कोई अरिहंत की है या राजीव प्रकाशन की, जो भी किताब जहां भी चलती हो, साइड बुक उठाओ और उसका प्रश्नावली 1.1 जहां पे ढेर सारे सवाल है हल करो। कोई दिक्कत है मुझसे पूछो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मज़ा आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों में धनाधन शेयर कर दो। अगली क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में छपी हुई हैं इनकी बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। बस वीडियो एक बार थोड़ा सा शेयर कर देना, जितने ज़्यादा लोग होंगे पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। आप जुड़े हुए थे बालेंद्र प्रताप सिंह के साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।